अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 7 का आगाज़ करेंगे और अपने इस लेक्चर के अंदर भी हम यूनिट नंबर 1 जो सेट्स के ऊपर है उसके एमसीक्यूज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। और ये हमारा जो है वो एमसीक्यूज़ का लास्ट लेक्चर है सेट्स के लिहाज से, और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यूनिट नंबर 2 के एमसीक्यूज़ का आगाज़ करेंगे। तो हमने अपने पहले 6 लेक्चर्स के अंदर एमसीक्यूज़ 90 जो हैं वो हमने कवर करे, और आज हम अपने आखिरी लेक्चर के अंदर एमसीक्यूज़ नंबर 91 से अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तो आए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एमसीक्यूज़ नंबर 91 में हमें क्या करना है। एमसीक्यूज़ नंबर 91 में कह रहा है इफ़ ए एक सेट दिया गया जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट 3 लिखे गए हैं 2, 4 और 8, और इसी तरह से एक सेट बी दिया गया उसके अंदर भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट 3 लिखे गए हैं, लेकिन वो इन फॉर्म ऑफ पावर लिखे गए हैं, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 आर डैश सेट्स। वो बोल रहा है ये सेट आपस में क्या होंगे। यहाँ कह रहा है कि जो सेट ए है उसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो जो गिवन है वो हैं, और जो बी है उसके अंदर जो गिवन है वो हैं। तो ये कह रहा है कि बताओ ये सेट आपस में क्या है। नंबर 1 ऑप्शन में कह रहा है कि इक्विवेलेंट है, नंबर 2 में ये कह रहा है कि इक्वल है, तीसरे नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि सब सेट है, या चौथे नंबर पे कह रहा है ये नल सेट है। तो हाँ, इसको सॉल्व करते हैं ताकि जो है वो एग्जांपल के थ्रू देखें ताकि मैं समझ आए कि ये कौन सा सेट है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ देखूँ तो एक जो सेट ए है उसके अंदर जो एलिमेंट दिए गए हैं वो दिए गए 2, 4 और 8। इसी तरह से जो बी सेट के अंदर एलिमेंट दिए गए वह इन फॉर्म ऑफ पावर दिए गए हैं, किसकी पावर में 2 की पावर में, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ए सेट के तो एलिमेंट सेम वैसे ही रहेंगे 2, 4, 8। तो बी सेट के एलिमेंट जो इन फॉर्म ऑफ पावर दिए गए उसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2, 4, 2 की पावर 3, 8। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ सेट ए और सेट बी के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है, मतलब 3 है, 3 ए सेट में है, 3 बी सेट में है। लेकिन ए सेट के अंदर भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट वही है जो सेट बी के अंदर है। दोनों सेट के अंदर अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम हो जाए तो हम ये कहते हैं कि ये हमारा इक्वल सेट है। और अगर एक एलिमेंट भी चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए सेट के अंदर अगर 2, 4, 8 है और बी सेट के अंदर अगर 2, 4, 9 हो जाता तो हम ये कहते हैं कि ये इक्वल नहीं बल्कि इक्विवेलेंट सेट है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट तो 3 है, लेकिन अगर एक एलिमेंट भी से डिफरेंट हो जाए दूसरे सेट से तो हम कहते हैं कि ये इक्वल नहीं बल्कि इक्विवेलेंट हो गया। सब सेट के लिए तो आपको पता ही है कि दोनों सेट के अंदर में से एक सेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट कम होने चाहिए और एक में ज़्यादा, तो जिसमें कम होंगे वो सब सेट होगा, अदर का बराबर भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। और इसी तरह से जो ऑप्शन नंबर 4 है नल सेट, तो यहाँ पर जो है वो नल सेट नहीं हो सकता है क्योंकि नल सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो इसका मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा इक्वल सेट। सही है। एमसीक्यूज़ नंबर 92 के अंदर कह रहा है इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, जो ए सेट है वो बी का सबसेट है, एंड अगर कंडीशन दे रहे हैं ए और बी जो है वो आपस में बराबर है। ए और बी आपस में बराबर हैं होने का मतलब ये है कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। देन वी से दैट, हम कह सकते हैं ए इज़ एन डैश सबसेट ऑफ बी, कि ए जो है वो कौन सा सबसेट है बी का। ऑप्शन दिए गए हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर, सुपर या नन ऑफ दिस। तो आपको इस चीज़ का पता है कि जो है वो अगर ए जो है वो सबसेट है बी का तो ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कम होने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होंगे, तो ए को हम पहले लिखेंगे और सबसेट के सिंबल लगा के बी को हम बाद में लिखेंगे। इस तरह से ए को हम पहले लिखेंगे और सबसेट का सिंबल लगा के बी को हम बाद में लिखेंगे। और ए के अंदर अगर 1, 2 है तो बी के अंदर भी 1, 2 ही होगा। तो और इस चीज़ का भी यही है कि ये जो है आपस में बराबर है, इस वजह से इसके नीचे लाइन लगाएंगे। और क्योंकि अगर नीचे लाइन ना लगी हो सबसेट के सिंबल के नीचे तो ये प्रॉपर सबसेट कहलाता है, लेकिन अगर लाइन लगी हो तो ये इम्प्रॉपर, क्योंकि कंडीशन में कहा कि ए और बी बराबर है, इसका मतलब ये आपस में एक इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ए क्या होगा बी का, ए जो है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा।
सही है। इसी तरह से MCQ नंबर 93 के अंदर कह रहा है डैश ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट। नीचे कुछ सेट दिए गए हैं इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सेट नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर का कलेक्शन। तो ऑल इंटीजर कौन कौन से होते हैं, जितने भी नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। सही है, जो कि फ्रैक्शन बना लिखी हो। तो कह रहा है कि उन तमाम को हम भी लिख सकते हैं कि इनकी कलेक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन पाकिस्तान। हमें उन तमाम दरियाओं का कलेक्ट करना है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनके नाम लिखने हैं। ये भी एक सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है कि हमें बता दिया गया है कि यहाँ पर आपको जो है वो दरियाओं के नाम लिखने हैं जो पाकिस्तान के अंदर है। अगर हम यह कह देते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स, तो भाई किस तरह के रिवर्स की बात कर रहे हैं, कौन से कंट्री की बात कर रहे हैं, तो वहाँ सेट जो है वो हमारा जो है वो डिस्क्राइब नहीं होता और वेल डिफाइंड नहीं होता। तो यहाँ तो वो फिर उस सिचुएशन में वो सेट ना होता, फिर उस सिचुएशन में वो सेट नहीं होता। लेकिन यहाँ हमें बता दिया कि पाकिस्तान के दरियाओं की बात कर रहा है तो ये एक वेल डिफाइंड है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी के अंदर कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तमाम वोवेल्स अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के मैं कलेक्ट करूँ तो एक सेट बन सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो है वो 5 ही वोवेल्स होते हैं। तो इस वजह से जो है वो ये भी एक वेल डिफाइंड है। और वेल डिफाइंड इसलिए क्योंकि बता दिया कि वोवेल्स अपनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ही सिलेक्ट करने और होते भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ही हैं। ऑप्शन नंबर 4 के अंदर क्या रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमें गुड स्टूडेंट्स की तो कलेक्शन का कह रहा है, लेकिन हमें ये नहीं बता रहा है कि किस लिहाज से आपको गुड स्टूडेंट्स जो है वो चूज़ करने हैं। ओलंपिक के हिसाब से चेक करने हैं, फिज़िकली उनकी हाइट के लिहाज से देखने हैं, या जो गुड स्टूडेंट हैं उनको उनकी पढ़ाई के लिहाज से देखना है, या उन किस लिहाज से देखना है। यहाँ पे जो है वो एक वेल डिफाइंड नहीं है चीज़। तो इसका मतलब है कि कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सेट जो है वो नहीं होगा। तो इस तरह से MCQ नंबर 94 के अंदर कह रहे हैं कि द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ, यहाँ एक सीक्वेंस दी गई है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म के अंदर। हमें कह रहा है कि हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू का मतलब रैशनल नंबर, एंड क्यू का मतलब रैशनल नंबर, और ये जो सिंबल डाला हुआ है इसका मतलब होता है एंड। ये जो सिंबल डाला हुआ है इस सिंबल का मतलब एंड होता है। x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, जो x है वो बराबर होगा n अपॉन n प्लस 1 के। और बोरा वेयर n जो है वो 3 से ग्रेटर है और 10 से लेस है, कि n की जो भी वैल्यू होगी वो 3 से ग्रेटर होगी और 10 से लेस होगी। तो यहाँ पर हमें गिवन सेट है, उसको देखते हुए हम नीचे जो x की वैल्यूज़ दी गई हैं उनमें हम बारी बारी नंबर्स को पुट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्शन नंबर अगर मैं 1 की बात करूं तो उसमें रेंज दी गई है 3 से ग्रेटर यानी 4 हो और 10 से लेस मतलब 9 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूं सबसे फ्रंट पर के n की जगह जो है वो मैं 4 रखूँ और नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में n प्लस 1 है उसमें 4 प्लस 1 करूँ तो 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5। इसका मतलब ये तो 4/5 आ रहा है। और इसी तरह से अगर अगला नंबर n की जगह मैं 5 रखूँ और नीचे भी n की जगह 5 रखूँ तो 5 + 1 6 और ऊपर का 5/6। ये अगला नंबर ये मेरा। इसका मतलब है कि अगर मैं नंबर पुट करता जाऊँगा तो ये नंबर मुझे जो गिवन सेट के अंदर है ये हमारे मुझे मिलते चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन 1 ही इसका राइट आंसर होगा। लेकिन हम बाकी 2-3 जो ऑप्शन हैं उनको भी देख लेते हैं। तो दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि सेम वही कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, वेयर यहाँ कह रहा है n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है और n की वैल्यू 10 से लेस है। 10 से लेस होने का मतलब 1 से स्टार्ट होगी और 9 तक जाएगी। तो अगर मैं यहाँ जो है वो n की जगह 1 रखूँ और अपॉन में 1 रखूँ तो ये 1/1 प्लस 1 2 बन जाता है, मतलब 1/2। 1/2 तो है ही नहीं सेट के अंदर। इसका मतलब है कि ये इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी के अंदर कह रहा है कि जो भी x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर जो है n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब है n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटली चलती रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं n की जगह 1 रखूँ तो 1/1
और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसकी जगह भी 1 रखो तो ये 1/2 बन जाता है, स्टिल वही। तो इसका मतलब ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमने पहले ही जो है वो सवाल में पुट करके देख चुके हैं कि जो हमारा ऑप्शन 1 वाला है वो इसका राइट आंसर है। इसी तरह से अगर मैं MCQs नंबर 95 की बात करूं तो 95 के अंदर कह रहा है आ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसा सेट जो है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो, मीन्स दैट नो एलिमेंट शुड बी। इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होगा, रिपीटेड नहीं होगा, मतलब यानी कि दोबारा लिखेंगे नहीं उसको, लेफ्ट आउट बाहर नहीं निकलेगा, रिटर्न लिख नहीं सकते, या जो है वो नन ऑफ दिस होगा। तो याद रखिएगा कलेक्शन जो सेट होता है, सेट की एक किस्म से डेफिनेशन है कि एक सेट जो होता है उसके अंदर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। इसका मतलब है कि एक दफ़ा भी वो जो है वो नंबर रिपीट नहीं होगा। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि हर नंबर दूसरे नंबर से जो है वो डिफरेंट होगा उनका कलेक्शन, चाहे वो नंबर के लिहाज से हो, चाहे वो किसी के नामों के लिहाज से हो, या कुछ भी अदरवाइज हो सकता है। लेकिन बात ध्यान में रखिएगा सेट के अंदर कोई भी कैपिटल लेटर हम नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करेंगे तो कैपिटल लेटर के बराबर अल्फ जो है वो हम सेट को लेट तो करते हैं कि कोई सेट हमें गिवन है उसको हम किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट के बराबर ले सकते हैं, लेकिन उस सेट के अंदर जो है वो कैपिटल लेटर हम नहीं लिख सकते एज ए एलिमेंट के तौर पर, ठीक है, अल्फ़ाबेट के अंदर से। उसका वजह यह है कि सेट थ्योरी हम इस चीज़ की अलाउ नहीं करती, ठीक है, और इसका कोई रीज़न नहीं है। तो इसका मतलब है कि 95 के अंदर जो है वो सेट ऐसे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपस में क्या नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। तो रिपीटेड इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से अगर हम MCQs नंबर 96 की बात करें तो इसमें कह रहा है द रोस्टर फॉर्म ऑफ, हमें रोस्टर फॉर्म बतानी है और एक सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, जैसे x such that x belongs to rational number and x equal to n/2n+1 where n belongs to natural number, और फिर कह रहा है कि n जो है वो लेस देन है 4 से, इस डैश। तो हम जो है वो बारी बारी n की वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे। नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक रखने, 4 से नीचे नीचे तक, मतलब 3 तक। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं और वैल्यूज़ पुट करते हैं इसके अंदर। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो सवाल में कह रहा है x की वैल्यू जो है वो n/2n+1 है, और n क्या है, n जो है वो लेस देन 4 मतलब 1 से। फॉर एग्जांपल मैं अगर n की जगह 1 रखूँ और 2 × 1+1 तो ये हो जाएगा 1/2 और 2 1 2 और 1 3, 1/3। इसी तरह x इक्वल टू यही वैल्यू है, n की जगह हम 2 रखेंगे, 2 × 2 × 2 +1 ये हो जाएगा 2/2 और 1 5, 2/5। इसी तरह से x के साथ n की जगह हम लोग 3 रखेंगे, 3/2 × 3 +1 और 3/3 2 6 और 1 7, 3/7। तो इसका मतलब है कि जो हमारे आंसर आ रहे हैं 1/3, 2/5 और 3/7 ये वैल्यूज़ आनी चाहिए। अगर ये हैं सेट के अंदर तो ये हमारा जो है उसका राइट आंसर होगा। तो आप देखेंगे कि जो हमारा आंसर है वो आ रहा था 1/3, 2/5, 2/5, 3/7। इसका मतलब है ये हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह से मैं MCQs नंबर 97 की बात करूँ, फॉर ए एक सेट दिया गया जिसके अंदर एलिमेंट लिखे गए हैं A E I O U, फिर बोरा डैश ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो दी गई में से कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। MCQs के ऑप्शन के अंदर कह रहा है कि A जो है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट A से, बिल्कुल सेट A के अंदर A एलिमेंट है तो इसका मतलब A जो है वो A सेट से बिलोंग कर रहा है। दूसरे ऑप्शन के अंदर कह रहा है B डज नॉट बिलोंग्स टू A, B जो है वो A से बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि B जो है वो सेट A के अंदर एलिमेंट नहीं है तो इसलिए बिलोंग्स भी नहीं कर रहा। फिर तीसरे वाले में कह रहा है E जो है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट A से, तो यह सी बात है E जो है वो सेट के अंदर आ रहा है और वो बिलोंग्स कर रहा है सेट A से, तो ये भी सही है। और ऑप्शन 4 के अंदर कह रहा है I जो है वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है A से, ये बात गलत है क्योंकि जो है वो I जो है वो सेट A का एलिमेंट है तो इसका मतलब इसको बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा ये राइट आंसर होगा कि ये स्टेटमेंट हमारी जो है वो फॉल्स है। इसी तरह से कह रहा है MCQ नंबर 98 के अंदर एन एम्प्टी सेट इज़ आल्सो कॉल्ड, या एम्प्टी सेट और क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए गए नल सेट, वॉइड सेट, बोथ A एंड B या नन ऑफ दिस। तो एम्प्टी सेट जो है वो नल सेट भी कहलाता है और वॉइड सेट भी कहलाता है। इसका मतलब है बोथ A एंड B, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह से अगर मैं MCQ नंबर 99 की बात करूं
तो इसके अंदर कह रहा है कि डैश ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर द सेट गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए सेट दिए गए इनमें से कौन सा जो है वो राइट ऑप्शन है। हमें 3 सेट दिए गए। सेट ए के अंदर कह रहा है कि आप जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखो जो ना ही प्राइम हो ना ही कंपोजिट हो। सेट बी के अंदर कह रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स लिखो ना वो पॉजिटिव हो ना वो नेगेटिव हो। अच्छा, और सेट सी के अंदर कह रहा है कि ऐसा सेट लिखो जिसका फैक्टर 1 बनता हो। सही, तो इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये हमें 3 सेट दिए गए। पहले में क्या कह रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखो जो ना प्राइम हो ना ही कंपोजिट हो। तो ए सेट के अंदर जो है वो आ जाएगा 1 ऐसा नंबर है जो ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है। इसी तरह बी के अंदर कह रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ऐसे सेट ऑफ इंटीजर्स देखो ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो। तो सेट बी के अंदर सिर्फ 0 ऐसा एलिमेंट है जो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। अगर सेट सी की बात करो तो कह रहा है सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 1, ऐसे सेट लिखो जिनका फैक्टर 1 हो। तो यहाँ पर जो है वो 1 ही एक ऐसा नंबर है या एलिमेंट है जिसका फैक्टर 1 बनता है। सही, तो फिर ऑप्शन क्या दिए गए कि ये तीनों सेट के सिंगलटन है। फिर कह रहा है ऑल आर इक्वल है, ऑल आर इक्वलेंट है, बोथ एंड सी। अगर मैं देखूं कि सारे के सारे सेट जो है वो सिंगलटन है क्योंकि सब के अंदर एक एक एलिमेंट आ रहे हैं। सही है। अच्छा, ऑल इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि एक भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट होते हैं, वो इक्वल नहीं होते। वो क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट कहलाते हैं। तो ये इक्विवेलेंट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। और फिर कह रहा है बोथ ए एंड सी, या दोनों ए और सी, मतलब सारे सिंगलटन भी और इक्विवेलेंट भी हैं। बिल्कुल सही कि सारे के सारे सेट हमारे इक्विवेलेंट भी हैं और हमारे सारे के सारे सेट जो है वो सिंगलटन भी हैं। ठीक है। इसी तरह से एमसीक्यू नंबर 100 की बात करें, कह रहा है डैश ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, वह इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन दिए गए एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट जो है वो अपने आप का ही सबसेट होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट जो है वो तमाम सेट का सबसेट बनता है। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों ऑप्शंस हैं। बिल्कुल सही, ये दोनों ऑप्शंस होंगे, सही हैं। नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो हम देखेंगे कि ये दोनों जो ऑप्शन दिए गए, ये दोनों ऑप्शन जो हमारे सही होंगे, ये दोनों ऑप्शन जो हमारे वो सही होंगे। सही है। आई होप कि यहाँ तक आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने सेकंड चैप्टर का आगाज़ करेंगे और इसी तरह उनके एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।